श्री गजेंद्र दत्त नैथानी जी के नाम से जिस झील का नामकरण हुआ, सूर्यधार गांव में, इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री शमशेर सिंह पुलीस जी, सचिव सिंचाई श्री नितेश झा जी, हमारे सहयोगी राज्य मंत्रीगण श्री करण बोहरा जी, खेम सिंह पाल जी, किशन कुमार सिंघल जी, घन्ना भाई भी यहाँ पर हैं, मुझे पता चला, लेकिन ये नीचे नहीं उतरे, नाम कागज में देख के पता चला मुझे। ऐसे हमारे सभी के चिरपरिचित घना भाई, सब लोग उनको एक हास्य कलाकार के रूप में उनकी ख्याति है। हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अमित शाह जी, ब्लॉक प्रमुख श्री भगवान सिंह पोखरियाल जी, जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव जी, सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष श्री मुकेश मोहन जी, पार्टी के मेरे सभी मंडल अध्यक्षगण, गांव के प्रधान श्री धर्मपाल सिंह जी और अधिशासी अभियंता डीके सिंह जी, स्वयं सहायता समूह की हमारी सभी महिलाएं, हमारे प्रधानगण, और आज इस लोकार्पण के कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि दूर दूर गांवों से पहुंचे हुए मेरे सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, जिन्होंने यहां पर अभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, सभी हमारे सभी संस्कृति कर्मी, हमारे कलाकार, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतियां उन्होंने यहां पर दी हैं। ऐसे सभी हमारे कलाकारगण, पत्रकार मित्रों, मैं आज आप सबको बहुत बधाई देते, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट आज उत्तराखंड को समर्पित किया है कि जो बहुत दूरगामी है। एक दूरगामी सोच के तहत ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन इसका प्रयोजन बहुत बड़ा है, इसका संदेश बहुत बड़ा है। और स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी जी को इसको समर्पित किया है। कम लोग शायद उनसे परिचित होंगे। गजेंद्र दत्त नैथानी जी बहुत ही संभ्रांत परिवार से थे और बाल्यकाल में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, संघ के कार्यकर्ता बने और बाद में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया। भोगपुर में उनका 100-150 बीघे का बहुत अच्छा बगीचा है और उन्होंने अपना पूरा जीवन का एक एक क्षण उन्होंने समाज की सेवा के लिए अर्पित किया। और आज जब हम उनके नाम से झील को समर्पित कर रहे हैं तो सही बात यह है कि उनके प्रति हमारी ये श्रद्धांजलि है, उनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। सब लोग उनको ताऊ जी के नाम से पुकारते थे। कई लोग तो गजेंद्र दत्त नैथानी नाम ही नहीं जानते थे, ताऊ जी ही बोलते थे। गढ़वाल में जब बहुत कम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में रहते थे, वो श्रीनगर जैसी जगहों पर प्रचारक रहे। बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाते उन्होंने लखनऊ में रह करके लंबे समय तक, और मैं कहूं कि अंतिम क्षण तक, वो इस विचारधारा के लिए काम करते रहे। आज मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी ये बेहद खुशी की बात है कि हम आज उनको यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। जब अमित को तो पता होगा, नहीं छोटा था अमित, तब 30 साल पहले 1991 का जब चुनाव हो रहा था तो लोगों से कहा गया कि चुनाव लड़िए भारतीय जनता पार्टी से, तो कोई तैयार नहीं हो रहा था।
नेथानी जी के पास गए कि नेथानी जी आप चुनाव लड़ लो, तो उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए मैं वही बोलूंगा। उन्हें पागल हो गए क्या? मैं संघ का प्रचारक हूं, मैं राजनीति करने के लिए नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं हूं। तुम लोग पागल हो गए, क्यों मेरे पास आए हो यहाँ? और उन्हें स्टेट पे में उन्होंने मना कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आज लोग टिकट के लिए मारामारी होती है, उस समय भी मारामारी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं राजनीति के लिए नहीं, मैं तो विचारधारा के लिए काम करता हूं, मैं संगठन का काम करूंगा। और उन्होंने कहा कि 2-3 नाम आए, 3-4 नाम आए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको एक नाम देता हूं और वो जरूर जीत जाएगा। और अमित के पिताजी का नाम, बल्कि उनके दादाजी का नाम लिया उन्होंने, घुरड़ सिंह जी। कहा अमित नन्ना, पर उनका नाम क्या था दादाजी? गुरक सिंह जी। उनका लड़का है, उनका लड़का है, और उसके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आप उसको टिकट दीजिए, वो जरूर चुनाव जीतेगा। और एक खोज जो थी गजेंद्र नेथानी जी की थी। अपने आप नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, उसको लड़ाइए, जवान लड़का है, चुनाव लड़ेगा, अच्छी सेवा करेगा। और उन्होंने एक अपना जो जीवन होता है संगठन का, उसका उन्होंने एक यथार्थ और सही मायनों में जो सोच होना चाहिए, उसका परिचय उन्होंने उस समय दिया था। उनके भतीजे हमारे बीच, धीरेन्द्र जी से कहा कि उनको ढूंढो भाई, कोई ना कोई परिवार का रहना चाहिए। भास्कर नेथानी हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे से छोटे थे, वो भी अचानक चल पड़े। उनका भी ताऊ जी से बहुत गहरा संबंध था, बिल्कुल बच्चे की तरह गजेंद्र जी उनको पसंद करते थे। वो भी यहाँ पर होते तो बहुत अच्छा होता। उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये जो परियोजना यहाँ पर बनी है, इससे 18-20 गांवों को केवल सिंचाई और पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि इसका जो व्यापक परिणाम होगा, वो सबसे बड़ा परिणाम ये होगा कि ये जो यहाँ पर हमारे तमाम जो पानी के सोर्स हैं वो रिचार्ज होंगे, पर्यावरणीय लाभ होगा। यहाँ पर तमाम वनस्पतियां, तमाम तरह के पशु पक्षी, नई पक्षी यहाँ पर आएंगे। एक पक्षी बिहार के रूप में ये स्वाभाविक रूप से नेचुरली, आज मैं जब बोटिंग कर रहा था, राफ्ट पर घूम रहा था, तो मैं देख रहा अनेक तरह की चिड़ियाओं की चिड़चिड़ाहट यहाँ पर आ रही थी, वो चहचहा रही थी, खुश हो रही थी। यहाँ पर और भी जो बाहर से जो पक्षी आते हैं, विदेश में जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके यहाँ पर आती हैं, उनका भी यहाँ पर बसेरा बनेगा। एक बहुत बेहतर इकोसिस्टम चाहिए पर्यटन के लिए, वो यहाँ पर विकसित होगा। मैं जब यहाँ पर पहली बार आया था, शायद 15-16 में मैं एक बार यहाँ आया था, और मैंने यहाँ ऐसी, मेरी आदत है थोड़ा देखने की, घूमने की थोड़ा स्वभाव में है, तो मैं यहाँ पर आया था। तो मैंने देखा था कि इधर बिल्कुल कुछ भी ऐसी डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जब मैं आज यहाँ पर मैंने ध्यान दिया रास्ते में, तो छोटे छोटे ढाबे बन रहे हैं, कुछ अच्छे क्वालिटी के रिजॉर्ट भी बन रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के आज ये जब समर्पित हुआ है, तो आने वाले समय में एक बहुत बेहतर डेस्टिनेशन बनेगा। मेरी इच्छा है कि यहां पर वर्ष में एक 3-4 दिन का प्रोग्राम यहां पर हो, और हम कोशिश करेंगे कि इस बार मकर संक्रांति या बसंत पंचमी पर यहां पर हम उसकी शुरुआत करें। बहुत बढ़िया, इतना सुंदर ये जगह है, उधर है ऊपर बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत ऊपर मैदान है, चारों तरफ बड़ी खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियां हैं, पीछे बहुत सुंदर पहाड़ है, पीछे जो हमारे पीछे जो है बहुत खूबसूरत जगह यहाँ पर है। प्रकृति ने बिल्कुल अपनी नियामत बखेरी है, कहना चाहिए। बहुत सुंदर जगह है, और इसको हम धीरे धीरे एक वाटर स्पोर्ट्स के रूप में, डेस्टिनेशन के रूप में हम इसको डेवलप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त पानी और स्वच्छ पानी है। जमीन नीचे साफ साफ दिखाई दे रहा है, 7-8-9 मीटर तक बिल्कुल ऊपर से दिखाई दे रहा है, नीचे पत्थर चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बने, ये हमारी इच्छा है। मैं लोकल लोगों से हमेशा एक बात कहा, मैंने जब मैं उपचुनाव लड़ा था तब भी मैंने एक बात कही थी कि जमीनें अपनी बचा के रखना, और आज भी कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, मैं हर बार ये बात दोहराता हूं, अपनी जमीनें बचा के रखिए, ये हमारे बच्चों के काम आएगी। जैसे 65-70 साल तक ये झील काम करेगी,
झील तो लंबे समय तक रहेगी, लेकिन जितनी आबादी यहां पर बढ़ेगी उसके पानी की पूर्ति करेगी, सिंचाई की पूर्ति करेगी। ऐसे हमारी आने वाली 2-3 पीढ़ियों के लिए यहां पर तमाम रोजगार की संभावनाएं हैं। और इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि जमीनें अपनी बचा के रखें, अपने बच्चों के, हमारे दादा परदाताओं ने हमारे लिए बचा के रखी, तो हमारा भी फर्ज है कि हमारे नाती पोते इस जमीन पर रह करके और ऊर्जित होते रहें, वो रोजगार उनको प्राप्त होता रहे। अभी जो मुझे बताया गया कि इसमें 1247 कमांड एरिया है सिंचाई का, इस गोल का, लेकिन यहां पर अभी केवल 534 हेक्टेयर में ही सिंचाई इससे हो पाती थी। अब इससे 1247 हेक्टेयर यानी पूरी आखिरी छोर तक इससे लोगों को, जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको सिंचाई का फायदा होगा। अब हमारे किसानों को 12 महीने यहां पर, और एक क्रॉप, जब 12 महीने पानी रहेगा तो अभी हम 2 क्रॉप लेते हैं तो हम 3 क्रॉप ले सकते हैं। हम बेहतर जो कैश क्रॉप है उनका हम इसके बाद हम यहां पर उनको पैदा कर सकते हैं, उनको हम उगा सकते हैं। दूसरी चीज, जो यहां पर जल स्तर नीचा हो रहा है, ये जल स्तर जो गिर रहा है बहुत तीव्र गति से, वो भी इससे नहीं गिरेगा, उसकी गिरावट भी कम होगी। और जो ट्यूबवेल यहां पर अभी सिंचाई के लिए लगे हुए हैं, काफी ट्यूबवेल मेरे ख्याल से यहां पर सिंचाई के लिए लगे हुए हैं, तो ये ट्यूबवेल की भी हमको आवश्यकता नहीं होगी। तो जो हम पानी जो जमीन के नीचे से ले रहे हैं, अब हम इस जलाशय के माध्यम से पानी देंगे, उल्टा हो जाएगा। अभी हम खींच रहे हैं, अब हम इस जलाशय के माध्यम से खेतों में पानी जाएगा तो पर्कुलेट होगा, नीचे पानी के साथ मिलेगा और हम लोग उससे बचत करेंगे। बिजली की भी बचत होगी, मुझे लगता है कि बचत भी करोड़ों रुपए में होगी, 6-7 करोड़ रुपए तक इसमें सालाना शायद बचत की संभावनाएं हैं। तो इससे पानी भी बचेगा और जो नलकूप, हमारे नलकूपों का जो प्रयोग है वो भी कम हो जाएगा। लगभग 30,000 आबादी को अभी जो हम 40 लीटर पानी देते हैं पर कैपिटा, इस बांध, इस परियोजना के बाद ये 100 लीटर हो जाएगा, यानी 2.5 गुना पानी हम अब पर कैपिटा हम अब दे पाएंगे, इतनी इसकी क्षमता है। और ये पानी जो होगा ग्रेविटी वाटर होगा, ऐसे ही है ना, ग्रेविटी वाटर होगा, तो सब अब ये ग्रेविटी से पानी जाएगा। अगर हम देखें, अगर हम इस जगह की लोकेशन देखें, ये ऋषिकेश इधर है, उधर हरिद्वार है और इधर देहरादून है। ये इस त्रिकोण के बीच में ये जगह है। चारों तरफ डेवलप्ड एरिया हमारा ऋषिकेश का एरिया हो, पर्यटन की दृष्टि से बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है। ऐसे हरिद्वार है, ऐसे ही देहरादून है, राजधानी हमारी है। और ये पूरा एरिया जो डोई वाला क्षेत्र है, बहुत जोरदार तरीके से इसका हमने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से विकास हुआ। डोई वाला में सीपेट बना है, यहां पर रानी पोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का है, थोड़ा सा उसमें भी कुछ कानूनी दिक्कतें हैं, लेकिन बजट की, पैसे की कोई कमी नहीं है, उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इधर हर्रावाला में बहुत बढ़िया मल्टी स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल जच्चा बच्चा के लिए हम बना रहे हैं। इसी तरह से एक बहुत बड़ा, अभी मैंने घोषणा किया है कि 300-350-400 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा। वो हमारा साइंस कॉलेज होगा, जिसमें पीजी क्लासेज, रिसर्च का काम होगा, जिसमें से हमारे वैज्ञानिक पैदा होंगे। और ये भी मेरा एक लंबे समय से मैं सोचता था कि हमारे राज्य में प्राइमरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट की एजुकेशन, बहुत बेहतर एजुकेशन है। देहरादून उस मामले में बहुत बेहतर है, माध्यमिक शिक्षा तक, लेकिन उच्च शिक्षा में हमारे पास बहुत अच्छे संस्थान नहीं है। हमारे बच्चों को या तो यहां से बाहर जाना पड़ता है तो विदेश जाना पड़ता है। एक बहुत ही अच्छा संस्थान जगह उसके लिए लगभग हमने चिन्हित कर ली है और लगभग 35-40 हेक्टेयर लैंड में, एरिया में बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत भव्य बनेगा। देश विदेश के वैज्ञानिक वहां पर विजिटर के रूप में आएंगे, प्रोफेसर के रूप में, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आएंगे। वो बिल्कुल एक आधुनिक किस्म का एक संस्थान होगा, जो एक राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। वो मेरा एक नेक्स्ट, मेरा जो पहला अगला जो मेरा गोल है, वो है मेरा गोल कि ताकि हमारे बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं, मुझे कल ही एक बच्चा मिला और उसको पढ़ने के लिए, वो यही देहरादून का ही है और समर्पित भी है, और अपने आप में उसकी जो शिक्षा है, बिल्कुल मतलब गिने चुने लोग हैं उस सब्जेक्ट में। बहुत, मैं तो सुना ही कल पहली बार, और उसको बाहर जाना पड़ा पढ़ने के लिए।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जिस तरह के होनहार बच्चे हैं जो बहुत कम होते हैं, ऐसे बच्चे हमारे, उनको बाहर न जाना पड़े। जब हम पलायन रोकने की बात करते हैं तो पलायन का एक कारण ये भी है कि लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के और वहीं सेटल हो जाते हैं। अगर उनके पास यहां पर व्यवस्था होगी, यहां पर विकल्प होगा तो बाहर नहीं जाएंगे। और इसलिए एक संस्थान, अब मेरा नेक्स्ट जो बड़ा टारगेट है वो मेरा टारगेट है। अभी तक जो इस क्षेत्र में जो हम अगला जो हमारा एक मिशन और है सूर्यधार के बाद, वह है सौंग बांध और जामरानी बांध नैनीताल में। 2 प्रोजेक्ट। सौंग बांध से हमारा पूरा देहरादून और देहरादून के सराउंडिंग की तमाम पॉपुलेशन को 60-65 सालों तक पेयजल उपलब्ध होगा, ग्रेविटी वाटर होगा। उससे भी हमारा करोड़ों रुपया सालाना, लगभग 100 करोड़ से ज्यादा। मुझे लगता है कि जो बिजली का खर्चा है आज 100 करोड़ से ज्यादा सालाना केवल बिजली का हमारा खर्चा बचेगा। और वो भी उस पर फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गई है और मेरी कोशिश होगी कि इसी साल मार्च तक, हम तेजी कर रहे हैं उसमें, अगर हमको तमाम कोई बाधा उत्पन्न हो तो मार्च तक हम उसका भी शिलान्यास करेंगे। इससे तमाम जो हमारी पानी, जब हम स्वच्छ पेयजल मिलता है, पेट संबंधी जो बीमारियां होती हैं 60% पानी के कारण होती हैं। जो जल जनित बीमारी जिनको बोलते हैं, वो जब हम पानी साफ नहीं होता उसके कारण होती है। तो इसका केवल जो फायदा, जब ये बांध बना रहे, इसमें वर्षा जल इकट्ठा होगा, सौंग में वर्षा जल इकट्ठा होगा, तो केवल इससे पानी ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमको स्वच्छ पेयजल मिलेगा। उसका जो सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट होगा वो बड़ा व्यापक होगा, वो बड़ा व्यापक होगा। सौंग बांध से हम ये आशा करते हैं कि सौंग नदी में भी थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ेगी, सौंग को भी पानी मिलेगा। रिस्पना का पुनर्जीवन का हमने टारगेट किया है कि रिस्पना, मैं कहता हूं मैं रिस्पना में नहाऊंगा, जो आज देहरादून में विधानसभा की बगल में बहती है, आज वो गंदी है, देखने का भी मन नहीं करता। लेकिन मेरी एक अभिलाषा है कि हम उसमें नहाएं। ये इस दृष्टि से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सौंग एक बहुत बड़ी परियोजना होगी और निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से हम उसको पूरा करेंगे। ऐसी तरह से हम हर जिले में गैरसैंण हम 110 करोड़ की लागत से बना रहे हैं, उसका भी लगभग हमने इस बार उसकी स्वीकृति कर दी है। पौड़ी में 2-3 झीलें बना रहे हैं, ऐसे ही हम अल्मोड़ा में बना रहे हैं, पिथौरागढ़ में बना रहे हैं, चंपावत में बन को तैयार है। थरकोट की स्थिति क्या है? जून तक हमारी थरकोट की झील, जो पिथौरागढ़ में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कई किलोमीटर दूर से नदी से पानी खींच कर ले जाते हैं, हमने पिथौरागढ़ के पास ही वर्षा जल संचय के लिए एक बड़ी झील बनाई है ताकि वहां की जो दिक्कत है पानी की, वो दिक्कत हम पूरा कर सकें, उस दिक्कत को हम दूर कर सकें। और इस पर हमने बहुत फोकस किया है और उसको हम पूरा करेंगे। जो किसानों का जो पेमेंट है, देश का पहला राज्य है उत्तराखंड जहां पर किसान, गन्ना किसानों का 100% पेमेंट हुआ है। 100%। कोई मेरा किसान भाई ये नहीं कह सकता कि मेरा भुगतान नहीं हुआ है। हम धान की जो उगाई हो रही है, जो धान की जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। और मैंने अभी उधम सिंह नगर में, क्योंकि सर्वाधिक धान होता है, मैंने वहां के किसानों को कहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा पेमेंट करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि किसानों का पैसा पसीना सूखने से पहले उनको मिलना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और हमारा सोचना है कि भाई हमको अगर 2 महीने बाद देना है तो हम आज ही उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते? देना तो है ही, तो हम आज ही उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते? तो उसका सोच का ही परिणाम रहा कि देश में हमारा राज्य एकमात्र राज्य है जहां पर हम अपने किसानों को 100% गन्ने का पेमेंट कर पाए। 2-3 बातें जो हमने इन 3 सालों में प्रयास किया। हमने गांव के लिए 1 रुपए में पानी का कनेक्शन किया, 1 रुपए में, जो अभी तक 2360 रुपया था। उसके कारण गरीब लोग पानी का कनेक्शन नहीं ले पाते थे। हमने आज 1 रुपए में हमने कनेक्शन दिया और आप आश्चर्य करेंगे कि हमने 1 साल में हमारे राज्य में 1,20,000 लोगों के पास, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पानी का कनेक्शन था। हमने 1 साल में 4 लाख से ज्यादा लोगों को हमने हर घर नल, हर घर को पानी देने का काम आज हमने किया है। हमने 2022 का टारगेट रखा है कि हम 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को उनका अपना निजी कनेक्शन देने का काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू करी। देश का पहला राज्य है जिसमें पूरा राज्य अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से, उसको हमने एक हेल्थ कवर या एक कवच, स्वास्थ्य के कवच हमने उनको दिया है। दूसरी बात, आज उसमें हमारे
22,000 से ज्यादा अस्पताल, अभी तक केवल उत्तराखंड के लगभग 225 अस्पताल उसमें रजिस्टर थे। अब देश के 22,000 से ज्यादा अस्पतालों में जाकर के अगर आपकी जेब में वो गोल्डन कार्ड है, पैसा नहीं है, तो आप अपना इलाज करा सकते हैं। दूसरी गिफ्ट हमने, बड़ी गिफ्ट अपने राज्यवासियों को, और इसमें भी उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जहां पर यह व्यवस्था की गई है, दूसरी गिफ्ट हमने अपने राज्यवासियों को ये दी है। तीसरा, आज हमारा कोई भी घर राज्य में ऐसा नहीं है कि जहां पर उनकी अपनी बिजली नहीं है। हर घर को, चाहे वो बर्फीले इलाके में रह रहा है, चाहे वो देहरादून हरिद्वार की तराई में रह रहा है, हर घर को ये 3 चीजें हमने अचीव किए। बड़ी अचीवमेंट हमारे हैं। सड़कों का जाल तो बिछाए, उसमें बहुत हमको अवार्ड मिले हैं, लेकिन 3 चीजें जो हर किसी को हमने देने का काम किया है, ये आज हम इन 3 सालों में उसमें हमको सफलता मिली है। मैं चाहता हूं कि मेरे सामने बहुत बड़ा, मैं जब एक बार काल बन गया था, एक महिला की वहां पर डेथ हो गई थी, और इसलिए हुई थी कि वो घास लेने गई थी और वहीं फिसलकर उनकी डेथ हो गई। और जब डेथ हुई थी, ये हालत हुई थी कि उनके शरीर को कपड़े में लपेट कर लाए, पूरा शरीर, हड्डियां टूट फूट करके बिल्कुल टूट फूट गई थी। और मुझे बताया गया कि यहां पर आज तक 300-350 लोग फिसलकर मर गए। 300-350 लोग उस इलाके के, कभी घास काटने, कभी स्लिप हो गए, और ज्यादातर महिलाओं की वहां पर डेथ हुई। मेरे जो सामने जो एक बड़ा टारगेट है, मैंने अपनी घोषणा की है और मैंने अधिकारियों से कहा है कि घास की जो सिर पर जो गड्डी है, इससे मुक्त कराना है। मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि एक एक ब्लॉक, हम 13 जनपद हमारे हैं, एक एक ब्लॉक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लें, और एक ब्लॉक अगर हमने एक जिले में कर लिया, उसमें हमने प्रयोग किया, तो इस घास की गड्डी के मुक्त चाहता हूं मैं। ये मेरे पास एक भविष्य का एक बहुत बड़ा टारगेट है। मैं नहीं चाहता कि हमारी मां बहनें चट्टान से गिरकर मरे, नदी पार जा रही घास काटने के लिए बह के मर गई, भालू आया, भालू ने झपट लिया, पूरी तरह सत्यानाश कर दिया। तमाम तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, और इन दुर्घटनाओं से मुक्ति मिले हमारी गांव की मां बहनों को, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने उसके लिए ग्रोथ सेंटर चलाए भी, यहां पर 2 ग्रोथ सेंटर की हमारी महिलाएं यहां पर आई। ऐसे हमने अभी तक 107 ग्रोथ सेंटर हमारे बन चुके हैं, और हमारा 1 साल का टारगेट है कि हम 200 तक के ग्रोथ सेंटर हम ले जाएंगे। एक ग्रोथ सेंटर में कहीं पर 40, कहीं पर 10 से अधिक महिलाएं हैं जो सीधा सीधा उससे जुड़ी हैं। ये अभी शुरुआत हुई है। इस बार इन महिलाओं ने 6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 6 करोड़ से ऊपर का। ये अभी शुरुआत है, पहला वर्ष है। अब इसको हमको बढ़ाना है, इसको हमको बढ़ाना है। और जब इनका विश्वास इनके अंदर पैदा होगा, इनको लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। काफी हद तक मैं देखता हूं कि मैं एक दिन थानों की एक बहन का टीवी पर या शायद दूरदर्शन पर मैं देख रहा था, उसमें जो विश्वास था, बड़ा आत्मविश्वास उसमें था। एक महिला जो पेमा भंडारी वहां की है, अल्मोड़ा की, कहती मैंने 50 रुपए से अपना काम शुरू किया था मशरूम का, आज मैं 30 से 40 हजार रुपया प्रति माह कमा रही हूं, और मेरे पास आज 2 स्कूटी हैं। जिस दिन शुरू किया 500 रुपया, आज वो 30 से 40 हजार रुपया महीना कमा रही है, और आज वो 2 स्कूटी उसके पास है। गांव से अपना मशरूम पैदा करते है, स्कूटी से मार्केट में बेचने जाती है, सप्लाई करने जाती है। उसके अंदर जो आत्मविश्वास पैदा, कहना चाहता हूं कि यहां पर बहनें आत्मविश्वास पैदा करें। हम सारे काम हम कर सकते हैं, दिया इतना मेहनत करती है, इतना कष्ट सहने की ताकत आपके पास है, आप हर काम कर सकती हैं। और ये जो हमारी महिलाएं हैं, हमने उनके लिए इसीलिए 5 लाख रुपए तक का ऋण ये बिना ब्याज का देना शुरू किया है। बिना ब्याज का हम दे रहे हैं। 3 लाख तक हम किसानों को दे रहे हैं कि 3 लाख रुपए तक का ऋण आप बिना ब्याज का ले सकते हैं। राज्य सरकार उसके देने के लिए तैयार है। तो ये हमारी जो रूरल की जो अर्थव्यवस्था है, जो गांव की अर्थव्यवस्था है, उस गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप सब लोग इस चीज को समझेंगे, इसमें सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारी जो किसानों की आय है वो दुगनी होनी चाहिए, हमारी माँ बहनें आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए, उस सपने को हम पूरा कर पाएंगे। अभी यहाँ पर 2 बातें मेरे सामने और आई थी। एक तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जियो के स्टेट हेड हैं। कहाँ है विशाल जी? वो पीछे हैं। इन्होंने कहा है कि हम इसको बहुत जल्दी यहाँ पर नेटवर्क दें, क्योंकि हम अगर इसको टूरिस्ट को यहाँ पर खींचना चाहते हैं
तो नेटवर्क बहुत जरूरी है। और इसलिए ये यहां पर बहुत जल्दी ये नेटवर्क देंगे। दूसरी बात, एक बात मेरे सामने थोड़ा सा समझ में मेरी आ नहीं रही है, मैं दूसरे सोर्स का आदमी हूं थोड़ा सा, कि इठारना वालों ने कहा कि इसको सड़क से जोड़ दो। इठारना के लोग कौन कौन है यहां पर? नरदेव जी। तो लोगों का ये कहना है कि इसको सड़क से जोड़ना चाहिए। मेरा ये सोचना है कि अगर हम पर्यटक, आज जो पर्यटक आता है, जो खर्चीला पर्यटक है, वो थोड़ा पैदल घूमना चाहता है, तो मैं आप लोगों के साथ बैठ करके इसको फाइनल, सड़क देने में कोई दिक्कत नहीं, 3 किलोमीटर कोई बड़ी चीज नहीं है, सड़क बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यहां पर जो पर्यटक आए वो थोड़ा पैदल जाए जरा मंदिर तक। देहरादून से ऐसे अनेक लोग हैं जो हर सप्ताह पैदल जाते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं। तो एक वो भी एक बड़ा आकर्षण है पर्यटकों के लिए। एक ट्रेल यहां पर विकसित किया जा सकता है। लेकिन आप इठारना वालों के साथ बैठूंगा, इठारना वाले बोलेंगे तो फिर आपकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। और इसलिए आप लोगों के साथ बैठ करके इस पर एक बार बैठेंगे, आराम से 1 घंटा चर्चा करेंगे। किस दिन मंदिर में आता हूं तो इस पर चर्चा करके उसी दिन इसका फैसला करेंगे। आप लोगों ने आज सुबह से यहां पर 10 बजे से लोग यहां पर हैं। मुझे कल भी यहां पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं यहां पर देखने के लिए आए थे। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये सूर्यधार झील केवल पानी नहीं, केवल पीने का पानी नहीं, केवल सिंचाई नहीं, बल्कि हमारे रोजगार के द्वार खोले। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।